सुप्रभात प्यारे दोस्तों। अभी तक हम राजस्थान एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में राजस्थान के परिचय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। और वीजे स्मार्ट क्लासेस का एक छोटा सा प्रयास जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं उनको करवाया जा रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय लक्षणों से भौतिक विभागों को सही सुमेलन करना है। तो देखिए कौन कौन से सही हैं। भौतिक विभाग, सेल समूह और धरातलीय लक्षण। दक्षिणी पूर्वी पठार है वो आर्कियन विंध्यल क्रम के सेल समूह से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट सही है। आगे है पश्चिमी बालू का मैदान, ये राइलो क्रिस्टेशियस क्रम की चट्टानों का है, बिल्कुल सही है। और टेथिस सागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अरावली भौतिक प्रदेश, ये अरावली दिल्ली क्रम की चट्टानों का समूह है और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मैदान, ये दक्कन लावा विंध्यन क्रम और सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग नहीं है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को प्रमुखतः कितने भौतिक भागों में बांट सकते हैं। तो ये 4 भौतिक भागों में राजस्थान को बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान को प्रमुखतः 4 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद आता है अरावली प्रदेश, ये राज्य के लगभग 9.1% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है और ये राज्य के 13 जिलों में अरावली पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु उप आर्द्र जलवायु है। उसके बाद तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के लगभग 23.3% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है पूरे राज्य की। और पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के 10 जिलों में फैला हुआ है और यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश की। यहाँ राज्य की 6.49% जनसंख्या निवास करती है। 11% ये राज्य के हाड़ौती प्रदेश राज्य के 6.49% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और यहाँ राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। राज्य के 7 जिलों में हाड़ौती का प्रदेश फैला हुआ है और हाड़ौती प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है। राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो ये इसने पूछा नहीं, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। ये कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। इसका विस्तार देखते हैं। राजस्थान को सामान्यतः 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। अपवाह्य क्षेत्र के आधार पर 3 नदी प्रणाली समूह है, उनमें एक तो आ जाता है आंतरिक नदी प्रणाली, दूसरा आ जाता है बंगाल की खाड़ी नदी क्रम की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तीसरा आ जाता है अरब सागर की जो अरब सागर में जाकर जो नदियाँ गिरती हैं, ये 3 आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सामान्यतः 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कृषि विभाग राजस्थान ने इसे 14 प्रकार के मृदा वर्गीकरण किया है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसे 7 भागों में बांटा है और
राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में भी बांटा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? तो जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है वो बीकानेर जिले के पुगड़ या पुंगल में चारों तरफ देखने को मिलते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप दीर्घ काल तक हवा को एक ही दिशा में चलने से उसके समकोण पर, बिल्कुल समकोण 90 डिग्री पर बनते हैं। जब हवा एक ही दिशा में चलती है तो वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं। किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं? ये पुगड़ के चारों ओर जो कि बीकानेर में है, उसके बाद राउतसर जो कि हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में है, चूरू और झुंझुनू में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कितने एग्जाम में पूछा गया है। अभी JEN का एग्ज़ाम हुआ 2022 में, और जूनियर इंस्ट्रक्टर में 2019 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में, से 3rd ग्रेड 2010 में यही क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो अभी ट्रेंड ये देखने को मिला है भाई 90% तक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रिपीट हो रहे हैं और 10% क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा बना रहे हैं। तो इसीलिए ये सीरीज़ लाए हैं और इसके अंदर से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न ये था, चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो बरखान कहते हैं। चंद्राकार या अर्ध चंद्राकार बालुका स्तूप को भी बरखान कहते हैं। इनकी आकृति अर्ध चंद्र के समान होती है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, बरखान या अर्ध चंद्राकार, इन्हें मोबाइल कहते हैं क्योंकि ये गतिशील होते हैं। मरुस्थल के प्रसार में ये सर्वाधिक जिम्मेदार होते हैं बरखान बालुका स्तूप। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है, चौड़ाई 100 से 200 मीटर। भालेरी या पालेरी चूरू में देखने को मिलते हैं, ये जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, सीकर में देखने को मिलते हैं, सूरतगढ़ के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में देखने को मिलते हैं, करणी माता, लूणकरणसर बीकानेर में, ओसियां जोधपुर में ये बरखान बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। वैसे तो बरखान लगभग पूरे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन करना है, सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों, कूट सुमेलित करने हैं। शुष्क रेतीला मैदान, शुष्क रेतीला मैदान, लूनी नदी बेसिन, शेखावटी प्रदेश और गग्गर के मैदान को मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, गग्गर के मैदान को कहते हैं नाली क्षेत्र, नाली क्षेत्र गग्गर के मैदान को कहते हैं। तो डी का 1 नंबर। तो देखिए दोस्तों, किन किन में है? डी का 1 नंबर यहाँ है और यहाँ है, इसका मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया। उसके बाद आते हैं लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन जो आता है वो पचपदरा बाड़मेर में शामिल होता है। लूनी बेसिन पचपदरा बाड़मेर में, यहाँ पे इसका बालोतरा बाड़मेर से यहाँ इसका जल खारा हो जाता है। ये लूनी बेसिन पचपदरा बाड़मेर, कुछ हिस्सा पाली का आ जाता है, कुछ नागौर का, कुछ जोधपुर का, कुछ सिरोही का, और ये मिला के लूनी बेसिन बनता है। उसके बाद आता है शेखावटी, पहले का, डी का 1 नंबर था। और शुष्क रेतीला मैदान है वो पचपदरा बाड़मेर में आ जाता है, गलत हो गया। देखिए, पहला शुष्क रेतीला मैदान पचपदरा बाड़मेर में, उसके बाद लूनी बेसिन है वो बाप क्षेत्र में आ जाता है, शेखावटी डेगाना बाकरी नागौर में, और गग्गर का मैदान नाली क्षेत्र में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, शुष्क रेतीला मैदान लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र में खास तौर से फैला हुआ है। लूनी बेसिन अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में फैला हुआ है। यहाँ इन जिलों से लूनी नदी होकर गुजरती है। शेखावटी प्रदेश सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर के कुछ भागों में फैला हुआ है। गग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़, इसका अपवाह्य क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है। तो एक बात और बता दूं मैं,
अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये 50 सेंटीमीटर है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बिल्कुल पश्चिमतम सीमा बनाती है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बालुका स्तूप मंद पवनान्मुखी ढाल व तीव्र पवनान्मुखी ढाल वाला होता है? तो ये होगा बरखान, यानी कि इनकी ढाल मंद होगी। देखिए कैसे, बरखान, इसे बरछान भी कहते हैं, अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं बरखान बालुका स्तूपों का होता है। ये सबसे ज़्यादा मरुस्थल का प्रसार करते हैं क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये मंद पवनमुखी ढाल व तीव्र पवनमुखी ढाल वाला होता है, सर्वाधिक नुकसानदायक होता है और सर्वाधिक मरुस्थलीकरण हेतु उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ये हमें बताना है। तो कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बरखान है होते हैं, तारा बालुका स्तूप होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, गोराउड प्रकार का कोई बालुका स्तूप नहीं होता है। तो देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार क्रिनसेंट मंद पवनान्मुखी ढाल होते हैं, तीव्र पवनान्मुखी ढाल होते हैं। बालेरी या पालेरी चूरू में मिलते हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक मिलते हैं। सिक्कर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, ओशियाँ यहाँ मिलते हैं। तारा बालुका स्तूप जो है वो हमादा के चारों ओर पाया जाता है। मोहनगढ़, जैसलमेर, पोखरण, सूरतगढ़, गंगानगर। पैराबोलिक जो होते हैं वो हेयर पिन के समान होते हैं, महिलाओं के हेयर पिन के समान होते हैं, आकार विपरीत दिशा में निर्मित होते हैं ये। और सर्वाधिक पैराबोलिक जो है वो बीकानेर में देखने को मिलते हैं। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो देखिए इंसलबर्ग होते हैं, बरखान होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, लेकिन नहीं रेखीय नहीं होते हैं। ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। इंसलबर्ग एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है पर्वत द्वीप, द्वीपीय पर्वत। इंसलबर्ग प्रकार के होते हैं, नहीं रेखीय नहीं होते हैं। ये गलत दे रखा है इन्होंने। तो आगे देखते हैं। रेगिस्तान में कठोर चट्टानें जिनका अपर्दन नहीं हो पाता है, ये सामान्यतः ऊंचे टीले की तरह लगते हैं। अब भूखंड इंसलबर्ग का उदाहरण है। जालोर, सिवाने की पहाड़ियाँ अन्य उदाहरण है। लूनी बेसिन का उत्तरी क्षेत्र थली प्रदेश कहलाता है। पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू यहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। मैंने अभी आपको बताया था, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, जो कि राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे ये एक प्रकार से राजस्थान का नक्शा है, यह अरावली पर्वतमाला है। तो इसके समानांतर जो गुजरती है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी दिशा निर्धारित करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसकी पश्चिमीतम सीमा निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। आगे देखिए, सीफ क्या है? तो सीफ एक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है। अनुदैर्ध्य रेखीय पवनानुवर्ती लीनियर पवन की दिशा के अनुरूप बनने वाले स्तूप होते हैं। जिस प्रकार से पवन चल रही है उसके अनुरूप ही ये बन जाते हैं।
इनका विस्तार जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी रामगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर और बाड़मेर जिलों में विस्तार है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में ड्यून्स मुक्त ट्रैक पाया जाता है जहाँ पर दोहरे नहीं हैं, तो वो है बीकानेर, जैसलमेर, फालोदी, पोखरण। तो ड्यून मुक्त ट्रैक्ट जो होता है वो टिब्बा मुक्त पथ होता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की चट्टानें जो कि जुरासिक इयोसीन से संबंधित है, ये यहाँ पाई जाती हैं और ये चट्टानी क्षेत्र टिब्बा मुक्त पथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मैदानी क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्र को रोही के नाम से जाना जाता है। रोही क्या होता है देखिए, रोही बाढ़ के उपजाऊ मैदानों जो छोटी छोटी नदियों से निर्मित है, रोही या राही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। चंबल बेसिन उत्कात भूमि का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। माही बेसिन छप्पन के मैदान का निर्माण करती है, छप्पन के मैदान के पास से गुजरती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं बनास बेसिन, ये बागड़ प्रदेश में नहीं आता है। बागड़ प्रदेश जो नागौर की साइड का भाग है उसे कहते हैं और बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। तो देखिए, लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश में आता है। चंबल बेसिन उत्कात भूमि बीहड़ अवनलिका प्रदन के लिए जानी जाती है। माही बेसिन छप्पन का मैदान, छप्पन नदी नालों के गाँव के समूह को कहते हैं। बनास बेसिन खेराड़ माल खेराड़ क्षेत्र में आ जाता है। बांगर प्रदेश शेखावटी क्षेत्र में आ जाता है और बागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकली सेल समूह है निम्न में से कौन सी द्रोणी में मिलता है? तो अकली बाड़मेर द्रोणी में मिलता है। तो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बाड़मेर द्रोणी बेसिन, बाड़मेर बेसिन में कपूरड़ी सेल समूह है, माताजी का डूंगर सेल समूह है, अकली सेल समूह है, फतेहगढ़ सेल समूह है, बाड़मेर सेल समूह में विभक्त किया गया है। तो यहाँ से तेल के अथाह भंडार मिलने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बरखान, तो बरखान 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बरखान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये सामान्यतः 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालुका स्तूप कौन से पाए जाते हैं? तो वो पैराबोलिक हैं। अब देखिए पैराबोलिक के बारे में। पैराबोलिक बालुका स्तूप है वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे प्रमुखतः अधिकांशतः संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। पैराबोलिक, इसके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पतियों का योगदान होता है। आकृति महिलाओं के हेयर पिन के जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो शेखावटी प्रदेश अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। कैसे जाना जाता है देखिए, शेखावटी क्षेत्र जो है वो आंतरिक जल प्रवाह या प्रवाह क्षेत्र में आता है। शेखावटी क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह या प्रवाह क्षेत्र है। इसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर का उत्तर पूर्वी भाग है। औसत ऊंचाई 450 मीटर है। शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण के कच्चे या पक्के कुएं जोहड़ कहलाते हैं। घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कांतली नदी है जिसका बेसिन तोरावटी बेसिन कहलाता है। झुंझुनू में तंवर राजपूतों की राजधानी शेखावटी क्षेत्र होने के कारण इसे तोरावटी बेसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? तो घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बहती है और जल का प्रवाह तेज होने पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी इसका जल चला जाता है।
घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसका जल दूसरे देश में भी चला जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। घग्गर बेसिन दोआब मैदान राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर सर्वाधिक इस क्षेत्र में फैला हुआ है। घग्गर नदी एक आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इनके अन्य नाम हैं प्राचीन सरस्वती, इसका अन्य नाम है प्राचीन सरस्वती, द्वस्वती, हकरा, मृत, नट, सोतर, ये सब इसके अन्य नाम हैं। इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। फिर से दोहरा देता हूँ, सरस्वती नदी, हकरा नदी, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान इसका अंतिम स्थान है। वर्तमान में बटनेर के पास ही लुप्त हो जाती है। बटनेर हनुमानगढ़ में है। तो यदि जल का प्रवाह तेज हो तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान चला जाता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। लूनी जवाई बेसिन को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लूनी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश क्या है? गोडवाड़ प्रदेश लूनी जवाई बेसिन है। विस्तार गोडवाड़ प्रदेश का जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर ये 4 जिलों को मिलाकर गोडवाड़ प्रदेश बनता है। और रोही का मैदान लूनी बेसिन। अरावली के मध्य उपजाऊ क्षेत्र है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर सिवाना के मध्य 56 की पहाड़ियाँ हैं। 56 का मैदान बाड़मेर व प्रतापगढ़ के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर सिवाना के मध्य है और 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं लूनी बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश लूनी बेसिन, इसका विस्तार जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर में है। चंबल बेसिन पूर्वी मैदानी भाग है। मध्य माही बेसिन, जिसे कांठल या माही और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र भी कहते हैं, जसंतपुरा की पहाड़ी जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, शादियों का सीज़न चल रहा है अभी, तो पास ही में प्रोग्राम है, उसकी आवाज़ यदि आपको आ रही है तो आप भी लुत्फ़ उठाइए मध्यम मध्यम गानों का। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। राजस्थान का मरुस्थल विस्तार राजस्थान में 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 12 जिलों में फैला हुआ है। वर्षा 10 से 400 सेंटीमीटर तक अधिकतम वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु विषम जलवायु है। वन, अब जल नहीं होगा तो वन, कांटेदार झाड़ियाँ, मिट्टी, रेतीली बलुई और विशिष्टता है बालू का स्तूप। टेथिस सागर का अवशेष सेल समूह है। यहाँ पर राइलो क्रिस्टेशियस क्रम की और उद्भव हुआ था इसका प्लीस्टोसीन काल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। फॉरेस्ट गार्ड 2013, JN 2016, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2016, राजस्थान पुलिस 2020, JN 2020 हर बार रिपीट होते हैं। तो राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, लगभग 61%। लगभग पूछा है उसने दोस्तों, लगभग 61% में काउंट होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल 61.11% भाग में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुल लंबाई 640 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई
चौड़ाई 300 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। 40% जनसंख्या निवास करती है। इसका निर्माण ट्रेशरी प्लीस्टोसीन युग में हुआ। 12 जिलों में फैला हुआ है। जलवायु विषम है। वन कांटेदार झाड़ियाँ हैं। विशेषता बालू का स्तूप है। वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। 400 नहीं था वहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में, 40 सेंटीमीटर तक होती है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। गतिशील रेत के टिल्लों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो धरियन कहते हैं। दोहरे लिखा हुआ होता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पे ढोर लिखा हुआ है। खेजड़ी नहीं है, रोहिड़ा नहीं है, धरियन कहते हैं इनको राजस्थान की स्थानीय भाषा में। रेत के गतिशील यानी मोबाइल इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है गतिशील टिल्लों को राजस्थान में धरियन कहते हैं। बालू का स्तूप, बालू रेत के टीले जो तेज हवाओं के साथ स्थान बदलते रहते हैं। रन किन्हें कहते हैं? बालू का स्तूपों के बीच में निम्न भूमि जहां वर्षा जल से दलदल बन जाता है। ये जो बालू का स्तूप है, इनके बीच की ये जो निम्न भूमि है, यहाँ वर्षा के जल भर जाने से दलदल बन जाता है। ढाट या थली किसे कहते हैं? बरखान को दो भुजाओं की रगड़ से बना गर्त जिसमें वर्षा जल एकत्रित हो जाता है, ये मैंने अभी बताया, इसको ठाठ या थली भी कहते हैं। बरखान या बरकान क्या है? तो ये मरुस्थलीय प्रदेश के भौतिक विभाग से संबंधित है। राजस्थान में बालू का स्तूपों का प्रकार है। कितने प्रकार के मिलते हैं? अनुधैर्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, ताराबोलिक या तारा बालू का स्तूप, सब्र काफीस बालू का स्तूप या पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये 6 प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना हम देख लेते हैं। थार का मरुस्थल विश्व का जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान रखता है। राजस्थान का थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में तो देखिए बरखान प्रकार के भी पाए जाते हैं, और अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, ये सभी, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है दोस्तों। इन्वेस्टिगेटर 2020 का एग्ज़ाम था, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। पवनानुवर्ती जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं। बरखान, जिन्हें अर्धचंद्राकार क्रिनसेंट कहते हैं, ये भी जैसलमेर में मिलते हैं। पैराबोलिक तो संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में मिलते हैं। तारा बालू का स्तूप पोखरण, मोहनगढ़, जैसलमेर में भी मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। बरखान भी यहाँ मिलते हैं, अनुप्रस्थ भी मिलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमें मिलाना है। तो गग्गर को मृत नदी भी कहते हैं। बोराट एक पठार है, ये बिल्कुल सही है। शेर एक अरावली की चोटी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो नागपानी अरावली दर्रा, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए, नागपानी दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित है। ये दर्रा नहीं है, ये एक पर्वत चोटी है। उदयपुर में स्थित पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई लगभग 867 मीटर है, नागपानी की। बोराट का पठार गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का स्थित जो पठार है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार बोराट का पठार कहलाता है। गोगुंदा उदयपुर में, दरियाबाद, ईसवाल, दरियाबाद, गोगुंदा, उदयपुर और ईसवाल, कुंभलगढ़, राजसमंद के बीच स्थित पठार बोराट का पठार है। शेर ये सिरोही में है।
दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी 1597 मीटर शेर। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, ध्वस्वती नदी, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा बालूका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन फिर से डिलीट हो गया। जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 का क्वेश्चन। तो देखिए, तारा बालूका स्तूप, ये बालूका स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं। तारा स्टार बालूका स्तूप मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में भी मिलते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, क्योंकि सूरतगढ़ में मिलते हैं, पोखरण में भी मिलते हैं, तो इसलिए ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक युग की चट्टानें, डायनासोर के समय, उस समय की चट्टानें। जुरासिक पार्क भी है, फॉसिल पार्क भी है, ये जैसलमेर, बाड़मेर में मिलता है। तो देखिए, थैयत गांव जैसलमेर में 180 मिलियन साल पूर्व के क्रेलाटेटर और थीरापोड प्रजाति के डायनासोर के अवशेष मिले, जो जुरासिक युग के हैं। धीरेन्द्र कुमार पांडे ने इनको खोजा। जैसलमेर में मांसाहारी डायनासोर के अवशेष हिलीचनस एग्रिओनासिस, जो पादप जैसे दिखते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र परिहार, JNVU जोधपुर, इन्होंने 30 नवंबर 2020 को इन्हें खोजा। हाइब्रोडोंट शार्क दांत के जीवाश्म भी यहाँ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर ऑप्शन हो जाएगा राजसमंद, इसमें सम्मिलित नहीं है। सीकर, चूरू, झुंझुनू या बांगड़ प्रदेश में आते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, दो शब्द है, एक तो है बांगड़ और एक है बागड़, या इसे वागड़ भी बोलते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या? देखिए, बांगड़ में ऊपर की तरफ एक बिंदी लगी हुई है, मतलब ये राजस्थान के ऊपरी हिस्से में होंगे, यानी उत्तरी हिस्से में होंगे। और बांगड़ या वांगड़ में कोई बिंदी नहीं लगी है, तो ये दक्षिणतम हिस्से में होंगे। तो बागड़ या वागड़ का प्रदेश डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। और बांगड़ या बांगड़ का प्रदेश कौन सा है, इसे देखते हैं। शेखावटी प्रदेश का विस्तार है। ये झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर का उत्तरी भाग है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ये भाग है। कौन सा? बांगड़ प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो राजस्थान में मरुस्थलीय बालू, तो मरुस्थल यानी उत्तर पश्चिमी भाग की बात हो रही है। तो चंबल नदी पूर्वी राजस्थान में बहती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। बनास नदी भी पूर्वी राजस्थान में बहती है। सतपुड़ा इसका हिस्सा है नहीं। बच गया प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। तो बालू का प्रमुख स्रोत, देखिए दोस्तों, बेलेंड फोर्ड के अनुसार समुद्र के पीछे हटने के परिणाम स्वरूप सिकुड़न क्रिया से उत्थित यानी ऊपर उठा क्षेत्र है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, टेथिस सागर का भाग माना जाता है। प्रोफेसर VC मिश्रा के अनुसार निरंतर हवाओं के साथ होने वाला बालू प्रवाह मरुस्थलीकरण का कारण है। ब्रूस फूट के अनुसार सिंधु घाटी तथा लूणी बेसिन की प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई रेत इसका प्रमुख कारण हो सकता है। आपको पता है, सिंधु नदी पाकिस्तान में भारत के बिल्कुल सहारे बहती है, तो इस क्षेत्र में बहती होगी। तो इस वजह से प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है, इनके साथ आई होगी। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? तो राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है। ये कौन कौन से हैं अपने देख लेते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और पाली, ये 12 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? ये अभी हमने पढ़ लिया, 12 जिलों में।
उसके बाद गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? गोडवार प्रदेश तो ये है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। जैसलमेर बाड़मेर, देखिए पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जैसलमेर बाड़मेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग, श्रीगंगानगर जिले का दक्षिणी भाग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा कट गया है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृति के विभाग का एक भाग है? तो लूनी बेसिन आपको पता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक हिस्सा है। लूनी बेसिन जो कि गोडवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, उस क्षेत्र में लूनी बेसिन है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है और ये संपूर्ण बेसिन राजस्थान के संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग है। गोडवाड़ प्रदेश में पाली, सिरोही, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर के ज़िले आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग नहीं है? तो देखिए थार मरुस्थल का भाग है तो वो लूनी बेसिन ही होगा, क्योंकि चंबलपुर में, बनासपुर में, माही दक्षिण में, इसलिए पश्चिम में लूनी बेसिन ही होगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 61.11% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान बांगर, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश, घग्गर मैदान से बना है। लूनी बेसिन गोडवाड़ क्षेत्र में आती है। इसमें पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर का दक्षिणी भाग। लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। इसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहते हैं? तो बांगर प्रदेश शेखावटी अंचल को कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। बांगर प्रदेश शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। हाड़ौती अंचल कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को हाड़ौती अंचल कहते हैं। माही का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माही तथा सहायक नदियों का मैदान। बनास बेसिन बनास तथा उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वस्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं? तो द्वस्वती नदी, जिसे घग्गर नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, नट नदी, सोत्र नदी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार लग गया, इसका मतलब ये डिलीट हो गया। क्यों हो गया देखिए, तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार भी मिलते हैं, अनुप्रस्थ भी मिलते हैं, पैराबोलिक भी मिलते हैं, बरखान भी मिलते हैं, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया। द्वस्वती घग्गर नदी की घाटी में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है बरखान, अर्धचंद्राकार, सूरतगढ़, गंगानगर। अनुप्रस्थ राउतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में मिलते हैं। तारा बालू का स्तूप सूरतगढ़, गंगानगर में। नेटवर्क हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ से हिसार तक नेटवर्क बालू का स्तूप का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सबसे बड़ा 61% भूभाग पर फैला हुआ एकमात्र उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और सबसे छोटा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के 61.11% पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। प्लीस्टोसीन काल का है, 12 जिले हैं और 41.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और 58.50% भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। वर्षा यहाँ पर 10 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। जलवायु शुष्क विषम है, मृदा रेतीली बलुई है, वन कांटीदार हैं और प्लाया झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो प्लाया झीलें कहाँ मिलती हैं? प्लाया झीलें थार के मरुस्थल में मिलती हैं। प्लाया झीलें वर्षा जल से युक्त अस्थायी झील है, सामान्यतः शुष्क ही रहती हैं। मुख्यतः थार के मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं।
टेथिस महासागर के अवशेष हैं पलाया झीलें। राजस्थान में पलाया झीलों की संरचना कहाँ हुई है? तो मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। जब दो मरुस्थल के बीच की ये जो जगह होती है, यहाँ पानी इकट्ठा होने से झील बन जाती है। पलाया झील मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में वर्षा आधारित अस्थायी झील है। सर्वाधिक जैसलमेर में। प्रोटीन युक्त सेवण घास लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक भूगर्भिक जल पट्टी भी पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो पलाया झील जैसलमेर में है। जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगानगर का मैदान। गंगानगर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, सही है। शेखावटी प्रदेश एक आंतरिक अपवाही क्षेत्र है, सही है। उदयपुर बेसिन गिरुआ की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। बोराट का पठार है वो रघुनाथगढ़ सीकर में नहीं है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। तो देखिए बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर तक विस्तृत है। इनके बीच का पठार बोराट का पठार कहलाता है। राजसमंद कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच का पठार बोराट का पठार। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर। गिरुआ तस्त्रीनुमा पहाड़ों की श्रृंखला जो उदयपुर बेसिन में स्थित है। शेखावटी आंतरिक अपवाही क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, लूनी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है थली। लूनी बेसिन का उत्तरी क्षेत्र थली प्रदेश कहलाता है। पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू इन जिलों में इसका नदी बेसिन फैला हुआ है लूनी का। तो दोस्तों आपको यदि आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जितनी भी वीडियो हम डालें उसके अपडेट आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।